वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान बीए थर्ड सेमेस्टर या बीएससी थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। ओके, और ख़ास करके बीए का सिलेबस ही ये होगा। और अगर बीएससी में भी जो है मनोविज्ञान से प्रश्न आएंगे या मनोविज्ञान रिलेटेड कुछ होगा तो उसमें भी ये जो है सिलेबस फॉलो हो सकता है। चूँकि मैं बात करूँ अगर चाहे वो जियोग्राफी हो तो वही सिलेबस सेम होगा बीए और बीएससी का। ठीक है, होम साइंस होगा तो भी बीए बीएससी का वही सिलेबस होगा। इसके अलावा अगर मैं बताऊं और जैसे एक सब्जेक्ट और बच रहा है जो है क्या बोलते हैं उसको, सैनिक वाला। ठीक है, सैन्य विज्ञान। ओके, मिलिट्री साइंस। तो मिलिट्री साइंस जो है उसका भी बीएससी और बीए सेम ही होता है, तो उसका भी सिलेबस मैं जल्द ही डिस्कस कर दूंगा। परेशान नहीं होना है उसके लिए, और विस्तार से हम जानेंगे क्या क्या हमको पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं कि आखिरकार मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी के अंतर्गत हमको थर्ड सेमेस्टर में यानी कि बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सेकंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर बात एक ही है, आप घबराइएगा मत कि सर जी सेकंड ईयर। बहुत सारे बच्चे तो इसी में परेशान हैं। मेरा दिमाग एकदम से चक्कर लगा, मतलब कि खा जाता है कभी कभी। इतने ज़्यादा व्हाट्सएप पर एसएमएस और फ़ोन आते हैं कि सर जी सेकंड ईयर का पढ़ाइए, आप जो है थर्ड सेमेस्टर का पढ़ा रहे हैं। तो मैं यही बताते बताते परेशान हूँ आज पिछले 10 दिनों से कि थर्ड सेमेस्टर और सेकंड ईयर दोनों बात एक ही है। ठीक, चाहे आप सेकंड ईयर बोलो चाहे आप थर्ड सेमेस्टर बोलो। मैंने इसीलिए बार शुरुआत में ही जब मैंने डिस्कस किया था शुरू में इन चीज़ों को क्लियर कर दिया था। तो जो छात्र नहीं जानते हैं वो जान लीजिए प्लीज़ कि जो थर्ड सेमेस्टर है या सेकंड ईयर बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। क्योंकि 2 सेमेस्टर आपका निभुक चुका है यानी उसका पेपर आप दे चुके हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया, आपका थर्ड सेमेस्टर पहुंच गए। ठीक, चूंकि 2 सेमेस्टर 1 साल का होता है तो आप 1 साल क्रॉस कर चुके, इसीलिए सेकंड ईयर हो गया। तो चाहे सेकंड ईयर मान करके आप पढ़ो और चाहे आप थर्ड सेमेस्टर मान करके पढ़ो, दोनों बात एक ही है। आइए अब हम बात करते हैं इसी में थर्ड सेमेस्टर के बारे में, सिलेबस के बारे में। आपको बता दूं कि मनोविज्ञान और इसके अलावा सैन्य विज्ञान, ठीक है, इसके अलावा और भी जैसे जियोग्राफी हो गया, होम साइंस हो गया, ये सब प्रैक्टिकली सब्जेक्ट होते हैं। तो इनमें आप खास करके देखिएगा कि इसमें जो है दो दो मतलब एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल दोनों का सिलेबस अलग अलग दिया जाता है। तो इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के सिलेबस के बारे में, तो सबसे पहले हम थ्योरी सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद में हम जो है जो प्रैक्टिकल होना है तो वहाँ से किस किस टॉपिक से प्रश्न आएंगे उसको भी हम बता दूंगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर प्रोग्राम क्लास डिप्लोमा ईयर सेकेंड है। यहाँ पर आप देख सकते हो ईयर सेकेंड और सेमेस्टर 3, तो थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। कोर्स कोड यहाँ पर आपको अंकित है। कोर्स टाइटल यानी कि जो कोर्स का नेम है, आपके विषय का नेम है पेपर का, उसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ सोशल बिहेवियर। साइकोलॉजी ऑफ सोशल बिहेवियर को हिंदी में कहते हैं सामाजिक व्यवहार का मनोविज्ञान। किस क्या कहते हैं, सामाजिक व्यवहार का मनोविज्ञान। यानी समाज में आपका क्या व्यवहार रहता है इस पर, यानी उसी मानसिकता को पढ़ने का प्रयास छात्र छात्राएं करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इस सिलेबस के माध्यम से। तो आइए थोड़ा सा हम कोर्स के बारे में जान लेते हैं, पाठ्यक्रम के परिणाम के बारे में कि पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद यानी कि कोर्स आउटकम क्या होने वाला है। अगर आप इस कोर्स को पढ़ेंगे तो क्या क्या उपलब्धि आप हासिल कर सकते हैं, तो इसी को जानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा बाय द एंड ऑफ द कोर्स। बाय द एंड ऑफ द कोर्स मतलब क्या होगा हिंदी में कि पाठ्यक्रम के अंत तक आते आते आप क्या जान सकेंगे, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, यानी कि स्टूडेंट योग्य हो सकेंगे किसके, समराइज जर्नल इंफॉर्मेशन। यानी वो जो छात्र होंगे वो क्या कर सकेंगे, कुछ जो सिद्धांत है उसके बारे में, यानी समराइज जर्नल इंफॉर्मेशन थ्रू इन क्लास डिस्कशन एंड असाइनमेंट। यानी वो क्या कर सकेंगे, छात्र असाइनमेंट के माध्यम से एक सामान्य जानकारी को संक्षेप में ग्रहण कर सकेंगे, उसको जान सकेंगे। ठीक, इसके अलावा आप देखते हैं, इसके अलावा वो क्या कर सकेंगे जो है pertaining to social psychological theories and an opportunity to apply social psychological theories to their lives। यानी इसका मतलब है कि आप क्या कर सकेंगे, छात्र जो होंगे वो सामाजिक मनोविज्ञान सिद्धांतों से संबंधित जो चीज़ें होंगी और उनके बारे में और सामाजिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों के बारे में वो अपने लाइफ में, अपने जीवन में उसको लागू कर सकेंगे इस सिलेबस को पढ़ने के बाद में। इसके अलावा क्रिटिकली एवेल्यूट रिसर्च टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन जो है डिस्ट्रेसिंग ह्यूमन सोशल बिहेवियर एंड रिलेट सोशल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज
टू द कंस्ट्रक्ट ऑफ हिस्टोरिक एंड करंट वर्ल्ड नेशनल एंड लोकल इवेंट। यानी कि इसको पढ़ने के बाद में आप जो है जो संकटपूर्ण जो मानवकालीन या फिर मानव की जो सामाजिक व्यवहार की स्थिति होती है उसको समझने योग्य हो सकेंगे और उसको समझाने के लिए भी योग्य हो सकेंगे। अनुसंधान का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकेंगे। सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं और सिद्धांतों को ऐतिहासिकता के स्तर पर और उस ऐतिहासिकता के स्तर को देखते हुए हम वर्तमान में उसको लागू कर सकेंगे। ठीक, तो तमाम प्रकार की सीख हम इतिहास से ले सकते हैं, किस प्रकार से मानव का बिहेवियर रहा है उसको देखने के बाद में वर्तमान में क्या क्या प्रोसेस किया जा सकता है उसको लेकर के। इसके अलावा नेशनल एंड लोकल इवेंट्स यानी कि कुछ राष्ट्रीय और स्थानीय घटनाओं के संदर्भ में हम उसको जोड़ सकेंगे जो मनोवैज्ञानिक अवधारणाएं और सिद्धांत होंगी, यानी कि जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स एंड जो है जो थ्योरीज होंगी, जो प्रिंसिपल्स होंगे उनके बारे में। ठीक, तो सिलेबस पढ़ने के बाद में आप इन सभी चीज़ों के बारे में जो है जान सकेंगे, डेवलप हो सकेगा। तो आइए थोड़ा सा हम जानते हैं कि आखिरकार क्या क्या है। क्रेडिट्स आपको यहाँ पर आता है 2 क्रेडिट्स आपको थ्योरी से मिलेंगी, बाकी मतलब कि 4 क्रेडिट्स आपको थ्योरी से, 2 क्रेडिट्स आपको प्रैक्टिकल से मिलेगी। ठीक, कंपलसरी जो सिलेबस है कोर कंपलसरी है। यहाँ पर आप देख सकते मैक्सिमम मार्क्स आपके जो है 25 + 75 यानी 25 नंबर में आपको 10 नंबर लाना अनिवार्य है। 75 नंबर में आपको 25 नंबर यहाँ पर लाना अनिवार्य है। आप पासिंग मार्क है ये। ओके, ये सब आप देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि यूनिट 1 में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और किस तरीके से पढ़नी है, विस्तार से जानेंगे। यूनिट 1 देखेंगे सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी के बारे में, सोशल साइकोलॉजी को लिखेंगे सामाजिक मनोविज्ञान। ठीक है, सामाजिक मनोविज्ञान का नेचर यानी कि प्रकृति समझना है। एंड स्कोप, स्कोप माने विषय क्षेत्र या उसकी जो क्राइटेरिया जिसको दायरा बोलते हैं, विषय क्षेत्र। ठीक, तो यानी कि सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा मेथड्स ऑफ स्टडिंग सोशल बिहेवियर, यानी कि जो सामाजिक व्यवहार का अध्ययन के जो तरीके होते हैं, जो मेथड होता है सामाजिक व्यवहार के अध्ययन का, उस मेथड को, उस तरीकों को हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीकों का प्रयोग करके हम सामाजिक व्यवहार के बारे में जान सकते हैं, सामाजिक व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। तो उसके बारे में हमको यहाँ पर जानना है। ठीक, आगे तो ये इकाई 1 यहीं पर आपकी समाप्त होगी। इकाई 2 में जैसे हम प्रवेश करते हैं हमको क्या पढ़ना है, जो है पर्सन परसेप्शन कॉन्सेप्ट्स, यानी इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति धारणा होती है उसके बारे में हमको जानना है। और खासकर कॉन्सेप्ट, जो व्यक्ति धारणा की जो कॉन्सेप्ट है यानी उसकी जो अवधारणा है व्यक्ति की कॉन्सेप्ट की, कि व्यक्ति का दिमाग क्या, उसकी धारणा क्या होती है किसी भी मनुष्य की, उन धारणाओं पर हमारा फोकस होगा। इसके अलावा डिटर्मिनेट्स ऑफ इम्प्रेशन फॉर्मेशन, यानी कि आपको सामाजिक व्यवहार के जो कुछ अध्ययन है, क्या बोला मैंने, जो है डिटर्मिनेट्स ऑफ इम्प्रेशन फॉर्मेशन, यानी इसका मतलब होता है आपका जो है एक प्रकार से एक निर्माण के लिए निर्धारक, एक जो छाप होती है किसी व्यक्ति की, हाँ कि फलाने व्यक्ति की ये धारणा है, उनकी ये धारणा है। तो एक होता नहीं कि ये व्यक्ति ज़्यादा गुस्सैल है, ये ज़्यादा हंसमुख स्वभाव का है, ये कम बोलने वाला प्राणी है। तो इसी जो बिहेवियर होता है सोशल यानी सामाजिक बिहेवियर अलग अलग मनुष्यों के अलग अलग होते हैं। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे कि विभिन्न व्यक्तियों की किस प्रकार से उनकी छाप होती है, तो उनके निर्माण के कुछ निर्धारक यानी कैसे हम निर्धारित करते हैं कि यह व्यक्ति इस टाइप का है। तो इसके कुछ तत्वों पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर इकाई 2 यानी कि यूनिट 2 में। ठीक, यानी यूनिट 2 इकाई, यूनिट 2 बोलेंगे इकाई 2 बोलेंगे। ठीक, और बोलो चाहे जो भाव समझना चाहिए, क्योंकि भाषा के माध्यम, भाषा क्या है, एक भावों का या विचारों का माध्यम है, विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम भाषा होती है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिस प्रकार से आप प्रयोग करो, बस समझ जाए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। नेक्स्ट 3rd इकाई में हमको पढ़ना क्या है, सोशल जो है कॉग्निशन या फिर जो है कॉग्निशन स्कीम और स्कीमा, स्कीमेटिक प्रोसेसिंग, एट्रीब्यूशन ऑफ कैजुअलिटी, हेरोल्ड किली एंड बर्नार्ड वेनर, ये दोनों व्यक्ति हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके बारे में जानना। यानी कि इसके यूनिट 3 जो है ये सामाजिक अनुभूति, इसका मतलब क्या होता है, सोशल कॉग्निशन माने होता है जो सामाजिक अनुभूति होती है, उन अनुभूतियों के बारे में हमको जानना है। आप सामाजिक अनुभूति कैसे, जैसे कि कुछ स्कीम होती है, इसकी स्कीमा यानी योजना कुछ होती है इसके माध्यम से। ठीक, कुछ योजनाएं होती हैं सामाजिक अनुभूतियों की। इसके अलावा
योजनाबद्ध कुछ प्रसंस्करण होते हैं, प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग माने इस स्कीमेटिक माने होता है योजनाबद्ध तरीका या योजनाबद्ध, ठीक। तो इसके बारे में, इसके अलावा एट्रीब्यूशन ऑफ कैजुअलिटी, ठीक है। तो कार्य कारण का जो गुणन होता है उसके बारे में, जैसे कि जो सिद्धांत रहा है कार्य जो है कारण गुणन का या गुणनफल का, मतलब कि गुणन का खास करके कार्य कारणी, कि किस प्रकार से कौन से व्यक्ति का मतलब कि कार्य होता है और उस कार्य को करने के लिए किस प्रकार से माइंडसेट का होना, या ये तमाम प्रकार के पहलुओं पर चर्चा होनी है। तो इसमें जो है हेरोल्ड कैली और बर्नार्ड वेनर, इन दोनों के विचारों पर हम चर्चा करेंगे खास तौर पर। ये आपको इकाई 3 में मिलेंगे पढ़ने के लिए। वहीं मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की बात की है चौथी इकाई में। चौथी इकाई में आपको क्या पढ़ना है? एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब समझते ही होंगे आप सभी लोग, तो आप सभी लोग तो परिचित होंगे एटीट्यूड से। एटीट्यूड माने होता है मनोवृत्ति, ठीक है। एटीट्यूड माने क्या होता है? मनोवृत्ति, ठीक। कि आपकी मनोवृत्ति ऐसी है, आपकी मनोवृत्ति वैसी, तो एटीट्यूड जिसको आप कहते हैं उसी को मनोवृत्ति यानी स्वभाव, कहीं ना कहीं पे आपका उनके मन की जो भाव भंगिमाएँ होती हैं उसी को एटीट्यूड बोला जाता है किसी भी व्यक्ति की। तो उसी एटीट्यूड के नेचर को यानी प्रकृति, एटीट्यूड की प्रकृति क्या होती है उसके बारे में जानना है। इसके अलावा फॉर्मेशन एंड मेजरमेंट। फॉर्मेशन माने होता है कि मनोवृत्ति का गठन कैसे हुआ है। फॉर्मेशन माने क्या होता है? गठन, यानी कि जो ये एटीट्यूड होता है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका गठन कैसे होता है मनोवृत्ति का। इसके अलावा मेजरमेंट यानी इसका मापन हम देखेंगे किस प्रकार से, किसके अंदर कितनी मनोवृत्ति है, तो मनोवृत्ति का मापन कैसे किया जाता है और किया गया किसका, इसका कैसे मतलब कि किया जाता है और किन विधियों का प्रयोग करके किया जाता है, इस पर भी फोकस रहेगा। इसके अलावा इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन का मतलब होता है आपका पारस्परिक आकर्षण। तो पारस्परिक आकर्षण जैसे होता नहीं किसी व्यक्ति के व्यक्ति के प्रति हो गया, तो ये आकर्षण जो पारस्परिक होता है, पारस्परिक आकर्षण का मतलब है कि हम आपको भी चाहें और आप हमको भी चाहें, यानी कि जिस शिद्दत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी शिद्दत से आप पढ़ो, तो एक प्रकार से ये क्या हो गया, इसी को आप बोल सकते हैं इंटरपर्सनल या इंटरपर्सोनल अट्रैक्शन। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसके कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे। ओके, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके डिटर्मिनेट्स यानी कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, अवधारणा को समझेंगे, और जो पारस्परिक आकर्षण का जो निर्धारक तत्व होते हैं कि क्यों आखिरकार दोनों का परस्पर आकर्षण बढ़ रहा है या घट रहा है, और आकर्षण है तो क्यों है, किन कारणों से है, वो कहीं ना कहीं पे उसके निर्धारक जो तत्व होते हैं उनको जानना पड़ेगा हमको। डिटर्मिनेट्स माने होता है निर्धारक तत्व, यानी कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे पहलू होते हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके कारण से हमको यह पता चलता है कि ये पारस्परिक संबंध इस प्रकार से है, या पारस्परिक जो क्या है जो है इंटरपर्सोनल अट्रैक्शन। ओके, जो पारस्परिक आकर्षण है, तो इसके बारे में हमको जानना है। ये सब सोशल बिहेवियर की चीज़ों के अंतर्गत ही आते हैं, इसीलिए इन सभी चीज़ों को इसमें रखा गया। वही 5 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आज मतलब कि 5 नंबर जो है जो इकाई है आपकी वो आ चुकी है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हो। एग्रेशन तो आपको पता होता है कि एग्रेशन क्या होता है, आक्रामक जिसको आप कहते हैं। तो एग्रेसिव माने होता है आक्रामक, और एग्रेशन माने क्या होता है, मतलब कि आक्रामकता जिसको बोलते हैं। थोड़ा सा मेरी जीभ लड़पुटा रही इसमें, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आक्रामकता जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, आक्रामकता, तो उसी को कहते हैं एग्रेशन। आक्रामक खिलाड़ी कौन है आप देखते होंगे, विराट कोहली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं। कभी कभी जब आउट हो जाते हैं, छक्का उक्का मारते हैं, तो देखते हैं किस प्रकार सेलिब्रेशन करते हैं, तो एग्रेशन कहते हैं उसको, ठीक। तो एग्रेशन माने क्या होता है, आक्रामकता। तो आक्रामकता का हम क्या समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसकी थ्योरीज को समझेंगे यानी अवधारणा समझेंगे हम, और सिद्धांतों को भी जानेंगे। उसके अलावा बायोलॉजिकल जो चीज़ें हैं यानी कि जो जैविक चीज़ें हैं उसके बारे में, यानी जैविक सिद्धांत जो कुछ हैं, तो सिद्धांतों में कई सारे सिद्धांत हैं ना, तो उन सिद्धांतों में जैसे जैविक सिद्धांत में आप देखेंगे जो है मतलब कि इंस्टिंक्टिव एंड जो इथोलॉजिकल यानी कि सहज, और जो एथोलॉजिकल जो चीज़ें हैं ये बायोलॉजिकल जो थ्योरीज के अंतर्गत ही आती हैं, इनके बारे में हमको समझना है। इसके अलावा यानी कि सहज और एथोलॉजिकल जो जैविक सिद्धांत है उसके बारे में। इसके अलावा फ्रस्ट्रेशन तो सभी लोग जानते होंगे, उसके बारे में जानेंगे। इसके मतलब कि फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस यानी फ्रस्ट्रेशन आक्रामकता परिकल्पना, इसके बारे में समझेंगे, ये भी एक सिद्धांत है, ठीक है, अग्रेशन का ही। इसके अलावा सोशल लर्निंग थ्योरीज ऑफ अग्रेशन यानी सामाजिक शिक्षा और आक्रामकता का सिद्धांत, सामाजिक शिक्षा
इसके अलावा आक्रामकता का सिद्धांत, तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे। सामाजिक शिक्षा के द्वारा या किस प्रकार के द्वारा इस पर कंट्रोल कर सकते हैं या जो है बढ़ावा कैसे मिलता है, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और क्या सही है क्या गलत है इसको भी जानेंगे। इसके बाद में आपकी इकाई 6 आती है, यानी कि 6वीं इकाई। उसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, प्रो सोशल बिहेवियर। प्रो सोशल बिहेवियर माने क्या होता है भाई, सोशल बिहेवियर माने होता है एक प्रकार से एक सामाजिक, यानी सामाजिकता से पहले का जो बिहेवियर रहा उसके बारे में। तो प्रो सोशल बिहेवियर के बारे में जानेंगे। इसका मोटिव्स टू हेल्प, यानी वो मोटिव्स टू हेल्प माने क्या होता है कि किस प्रकार से सहायता वो कर सकता है, ठीक, ये उसका उसकी सहायता। इसके अलावा बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट्स के बारे में समझेंगे। ओके, इसके अलावा आप देखेंगे डिटर्मिनेट्स माने एक प्रकार से कुछ निर्धारक चीज़ें होती हैं इसके प्रो सोशल बिहेवियर के, उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि पर्सोनल माने क्या होता है, व्यक्तिगत या पर्सनल या फिर पर्सनल, तो इसका मतलब क्या होता है आपका व्यक्तिगत। इसके अलावा सिचुएशनल, यानी कि जो स्थिति के द्वारा जनित होता है। प्रो सोशल बिहेवियर स्थितियों के द्वारा बनता है। कुछ तो बनता है कि किसी व्यक्ति के, खास व्यक्ति के द्वारा कोई स्थिति क्रिएट हो जाती है तो उसके बारे में, ठीक है, तो उसको वो प्रो सोशल बिहेवियर क्या है जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा निर्धारित होती है, यानी पर्सनल, ठीक है। और सिचुएशनल यानी कि स्थिति के द्वारा जनित जो प्रो सोशल बिहेवियर होता है उसके बारे में। और सामाजिक सांस्कृतिक बिहेवियर के बारे में जानेंगे कि सामाजिकता के तदुपरांत जो उत्पन्न होता है प्रो सोशल बिहेवियर, या फिर कल्चरल यानी कि जो है संस्कृति के द्वारा उत्पन्न होने वाला। इन तमाम पहलुओं पर हमको चर्चा करनी है इकाई 6 में। इसके बाद में हम इकाई जो है 7 में प्रवेश करेंगे। इकाई 7 में आपको पढ़ना क्या है, सोशल इन्फ्लुएंस प्रोसेसेस, यानी कि आपको क्या पढ़ना है, सोशल इन्फ्लुएंस यानी कि सामाजिक प्रभाव की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। सामाजिक, इन्फ्लुएंस माने प्रभाव, सोशल माने सामाजिक, प्रोसेस माने क्या होता है आपका प्रक्रियाएं। तो सामाजिक प्रभाव प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे, यानी जो है कॉन्फॉर्मिटी एंड कॉम्प्लियंस, तो यानी अनुरूपता और अनुपालन। सामाजिक प्रभाव की जो प्रक्रियाएं हैं उनकी अनुरूपता को देखेंगे और उनका अनुपालन किस प्रकार से होना चाहिए इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक। इसके अलावा आप देखते हैं जो है इंटर ग्रुप रिलेशंस माने होता है कुछ अंतर समूह होते हैं, अंतर समूह संबंध जिसको आप बोलते हैं। इंटर ग्रुप माने क्या होता है, अंतर समूह। रिलेशनशिप माने या रिलेशंस माने होता है संबंध। तो इंटर यानी अंतर समूह संबंध क्या होते हैं, किसे कहा जाता है। और इसके अलावा आप देखेंगे जो है इसी के अंतर्गत इंटर ग्रुप रिलेशंस के अंतर्गत ही आप पढ़ेंगे प्रीजुडिसाइज एंड जो है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि पूर्वाग्रह और भेदभाव। यानी इंटर जो अंतर समूह संबंध होते हैं, इन अंतर समूह संबंधों में पूर्वाग्रह कैसे लोग बना लेते हैं। पूर्वाग्रह माने होता है कि किसी व्यक्ति में पहले से ये धारणा बना लेना कि फलाने व्यक्ति की विचारधारा इस प्रकार से है, भले वो हो या ना हो, ये आप निर्धारित करते हैं कि फलाने व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है, ठीक। बल्कि वो व्यक्ति जानता है खुद के बारे में कि मैं कैसा हूँ, लेकिन वो कहे बाहर वाले लोग सब ये जान रहे हैं, पूर्वाग्रह बना ले। पूर्वाग्रह माने होता है कि पहले से किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति के मन में उठी गई जो भावनाएं होती हैं उसके प्रति, चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, उसी भावनाओं को पूर्वाग्रह कहते हैं, ठीक। इसी प्रकार से भेदभाव, तो अंतर समूह संबंध में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसके अलावा लास्ट इकाई आपको देखने को मिलेंगी ग्रुप्स, नॉर्म्स, रोल्स, स्टेट एंड जो है कोहेसिवनेस, यानी कि यहाँ पर आपको जैसे ग्रुप्स माने होता है समूह, समूहों के बारे में हम पढ़ेंगे। समूह के जो नॉर्म्स होते हैं यानी कि मापदंड जिसको कहते हैं, समूह के बहुत सारे मापदंड होते हैं। समूह के रूल्स यानी नियम होते हैं बहुत सारे, उन नियमों को जानेंगे। और कुछ जो है रोल्स होते हैं यानी भूमिकाएं होती हैं, उन भूमिकाओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। रोल्स, स्टेटस यानी कि जो परिस्थितियाँ होती हैं, ठीक, या स्थितियाँ होती हैं, उन स्थितियों के बारे में समझेंगे। तो ग्रुप्स के नॉर्म्स यानी कि जो है मानदंड, रोल्स यानी भूमिका, स्टेटस यानी स्थिति। इसके अलावा कोहेसिवनेस यानी कि जो सामंजस्य होता है ग्रुप्स में, आपस में, समूहों में जो सामंजस्य होता है, उन सामंजस्य के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये सब आपके सिलेबस में संकलित है। इसके अलावा ग्रुप इन्फ्लुएंस माने होता है और प्रोसेसेस यानी कि जो समूह प्रभाव प्रक्रियाएं होती हैं उनके बारे में समझें। जिस प्रकार से आपने 7वीं इकाई में सोशल इन्फ्लुएंस प्रोसेसेस पढ़ा, उसी प्रकार से आप ग्रुप इन्फ्लुएंस प्रोसेसेस पढ़ेंगे 8वीं इकाई में, यानी कि अर्थ यूनिट में। इसमें जो है सोशल जो है मतलब कि फैकल्टीआइजेशन, ठीक है, फैसिलिटेशन यानी कि जो सुविधा होती, फैसिलिटीज़ होती हैं, फैसिलिटी मतलब कि फैसिलिटेशन।
तो जो सामाजिक सुविधाएं होती हैं, जो सोशल सुविधाएं होती हैं, उनके बारे में जानेंगे ग्रुप्स इन्फ्लुएंस प्रोसेसन में। इसके अलावा सोशल लॉफिंग एंड आगे कुछ लिखा हुआ अभी मैं पढ़ता हूँ, तो सोशल लॉफिंग के बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा जो है इंडिविजुअलिज्म है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको ये इतना चैप्टर आपको पढ़ना था, जिसके बारे में मैंने विस्तार से यहाँ पर आपको समझा दिया। ओके, आप लोगों ने विस्तार से इसको पढ़ा होगा। तो डी व्यक्तित्व के बारे में हम समझेंगे, यह जो है मतलब कि इंडिविजुअलाइजेशन जिसको कहते हैं, तो इसके बारे में तो ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। लगभग इतना चीज़ हमको पढ़ना था। ओके, आगे वहीं पर आप हम देखेंगे, मतलब कि हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल वाला जो पोर्शन होता है आपका पेपर 2, जो कि प्रैक्टिकल आपके खुद के कॉलेज में होता है। कोर्स टाइटल आप यहाँ पर देख सकते हो प्रैक्टिकल का क्या दिया हुआ है, जैसे लैब वर्क एंड मेजरमेंट ऑफ सोशल बिहेवियर, ये आपको कोर्स टाइटल में पढ़ना है, साइकोलॉजी का ही। ये सेकंड पेपर आप मान सकते हो एक प्रकार से, जो प्रैक्टिकल टाइप का होना है थर्ड सेमेस्टर में ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें दी गई हैं। अब इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। वैसे मैं आपको कहिए तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, मतलब हिंदी में बता दूँ क्या, समझा दूँ इसको भी। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल करने के बाद में आपको जो प्रयोगशाला, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है इसका नाम क्या दिया गया है, लैब वर्क एंड मेजरमेंट ऑफ सोशल बिहेवियर, यानी कि प्रयोगशाला कार्य और मापन के लिए जो सामाजिक व्यवहार होता है उसके बारे में यहाँ पर आपको जानना है। ठीक, कोर्स आउटकम यानी इसको पढ़ने के बाद में आप देखिएगा छात्रों को कौशल के मिश्रण से अवगत करवाया जाएगा, जैसे कि स्टूडेंट विल एक्सपोज्ड टू द मिक्सर ऑफ फिजिकल स्किल सच एज हाउ टू कंडक्ट अ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग सोशल बिहेवियर एज वेल एज साइकोलॉजिकल मेजरमेंट्स एंड सिग्निफिकेंस रिपोर्टिंग ऑफ द डेटा, यानी कि सामाजिक व्यवहार के साथ साथ मनोवैज्ञानिक जो माप होती हैं, मनोवैज्ञानिक जो डाटा होते हैं, उनकी वैज्ञानिक रिपोर्टिंग को समझने के लिए, उसका मनोवैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए आप उचित तरीके से जान सकेंगे। इस जो है प्रैक्टिकल वाले सिलेबस को पढ़ने के बाद में देख सकते हैं आप, इसका क्रेडिट 2 है। ठीक, ये आप पता है आपको। ओके, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉपिक्स कुछ दी हुई हैं, 4 इकाई है, आपका सिलेबस बटा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड एंड जो है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, यानी आपको सबसे पहले इकाई में पढ़ना क्या है, मनोवृत्ति और पारस्परिक आकर्षण का मापन कैसे किया जाता है, इसको आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक, इसके अलावा दूसरा इकाई में आपको पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ हेल्पिंग बिहेवियर, जो है प्रीड्यूस, मतलब कि प्रीड्यूस माने होता है पूर्वाग्रह जो होता है, तो मदद करने वाले जो व्यवहार होते हैं पूर्वाग्रह होता है, उनका मापन आप कैसे करेंगे, इसको इसमें पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आपका जो थर्ड मतलब की इकाई में सिलेबस रखा गया है प्रैक्टिकल का, वो सिलेबस है कंडक्ट एंड एक्सपेरिमेंटल ऑन एट्रीब्यूशन एग्रेशन इम्प्रेशन फॉर्मेशन, यानी कि आपको यहाँ पर पढ़ना क्या है, एट्रीब्यूशन, यानी एट्रीब्यूशन ही आक्रामकता के बारे में आपको पढ़ना है, आक्रामकता, इम्प्रेशन, इन सभी का प्रयोग कैसे करना है, और गठन, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानना है। तो ये सब आपको कुल मिलाकर के पढ़ना था। इसके अलावा कंडक्ट एंड एक्सपेरिमेंट ऑन सोशल जो है फैकल्टी, मतलब कि फैसिलिटेशन, कॉन्फॉर्मिटी और जो है कॉम्प्लायंस, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है, यानी आचरण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्रयोग, सामाजिक सुविधा, अनुरूपता, इन सभी के बारे में, अनुपालन, इन तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका सिलेबस लगभग 4 इकाइयों में बटा हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका थर्ड इकाई मतलब कि थर्ड सेमेस्टर समाप्त होगा, मतलब आपका जो सिलेबस था। अब जो फोर्थ सेमेस्टर आपका आएगा उसमें आपको पेपर का नाम मैं बता दिया रहा हूँ। पेपर का नाम है आपके ऑफ नॉर्मल साइकोलॉजी, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में, जब आपका ये थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।